डिक्टेशन 5 सेकंड बाद प्रारंभ होगी। 120 शब्द प्रति मिनट की गति से। शुरू। अध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में जो कुछ मैंने आपको लिखकर भेजा है उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। अपने देश के कई राज्यों में ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहां पर लोगों की कई तरह की मांगें हैं। उनमें से एक मांग यह है कि वहां पर रेल लाइन होनी चाहिए। बहुत समय से लोगों की मांग है कि हमारे क्षेत्र में नई लाइन की ज़रूरत है। ऐसे बहुत से देहाती क्षेत्र हैं जहां पर अभी तक लोगों ने रेल लाइन नहीं देखी है। महाराष्ट्र में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां नई रेल लाइन होनी चाहिए। ऐसी रेल लाइन की मांग मैं 25 साल तक महाराष्ट्र विधानसभा में करता रहा हूं, लेकिन दुख है कि अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं हुआ है। आपने मुझे लिखकर भेजा था कि कुछ रेल लाइन आप बना सकेंगे, पर वास्तव में हुआ कुछ नहीं। मैं समझता हूं कि जब तक इसके लिए एक विकास कोष नहीं बनाया जाएगा तब तक नए कार्यक्रम को शुरू नहीं किया जा सकेगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि विकास कोष बनाया जाए और इस कोष से नई रेल लाइन बनाई जाए। रेल विभाग में महाराष्ट्र के लोग भी बहुत कम हैं। क्या कारण है कि रेल विभाग में महाराष्ट्र के लोग इतने कम हैं? आश्चर्य है कि महाराष्ट्र में जहां रेल विभाग है वहां भी महाराष्ट्र के लोग दिखाई नहीं देते हैं। अतः मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री महोदय रेल विभाग में महाराष्ट्र के लोगों को नौकरी देने के बारे में भी विचार करें। पैरा। अध्यक्ष महोदय, रेल विभाग में अंग्रेजी भाषा चल रही है। मैं यह भी नहीं कहूँगा कि अंग्रेजी भाषा को ख़त्म कर दिया जाए। अंग्रेजी ज़रूर चलनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी को भी आदर देना चाहिए। हिंदी भाषा प्रयोग करना कोई पाप तो नहीं है। देहात के लोग अंग्रेजी भाषा नहीं समझ सकते हैं। अगर रेल विभाग उनको अंग्रेजी भाषा में पत्र भेजे तो यह उन लोगों पर अन्याय करना होगा। इसलिए कम से कम महाराष्ट्र में अंग्रेजी के साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसको लोग समझ सकें। अतः रेल विभाग में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि रेल विभाग में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करे। पैरा। अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक हमारे सामने विचार के लिए आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसे स्वीकार कर लिया जाए। कुछ माननीय सदस्य चीनी उद्योग को ऐसा मानकर चल रहे हैं कि यह हमें दूध देने वाली एक गाय है। मैं जानना चाहता हूं कि वेतन बोर्ड की जो मुख्य सिफारिश है उसे स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि चीनी उद्योग के जिन मालिकों ने इसकी सिफारिश को लागू नहीं किया, क्या सरकार ऐसा कोई कानून बनाएगी कि उनको कड़े से कड़ा दंड दिया जाए? ऐसा कोई कानून आप उनके लिए बनाइए जिससे जेल की सज़ा उनको दी जाए। साथ ही यह जल्दी से जल्दी लागू हो ताकि इसका लाभ काफ़ी मज़दूरों को मिले। कई सदस्यों के दिल में गरीब मज़दूरों के प्रति बड़ी दया है और यह कहा जाता है कि यह जो श्रम विभाग है यह मज़दूर कल्याण करने वाला विभाग है। हर मज़दूर का लाभ इससे होता है।
परंतु यह हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। पेरा महोदय, मेरा यह कहना है कि जिन मालिकों ने वेतन बोर्ड की सिफारिश को ठीक तरह से लागू नहीं किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। आज मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। कई वर्षों से इस चीनी उद्योग में उनका शोषण किया जा रहा है। ऐसे हजारों मामले चीनी उद्योग के अंदर है कि उनसे काम तो लिया जाता है, बड़े पद का, और वेतन छोटे पद का दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि मजदूरों से जिस प्रकार का काम लिया जाता है, उन्हें वेतन भी उसके अनुसार ही मिले। इसकी व्यवस्था देखना अत्यंत आवश्यक है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि सभी उद्योग अच्छे होंगे। आज काफ़ी उद्योगों की हालत खराब है। मेरा कहना है कि जो उद्योग खराब हालत में चल रहा हो तो वहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उनको उसका हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए। सहकारिता के आधार पर उद्योग चलना चाहिए, उसके अपने हिस्सेदार मजदूर हों, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज भी इसे पैमाने पर हमारे किसान भाइयों को इन चीनी मिलों के मालिकों ने पैसा नहीं लिया है। किसानों का हर तरह से शोषण किया जा रहा है। पेरा सभापति महोदय, मैं सरकार द्वारा घोषित कपड़ा नीति का स्वागत करता हूँ। मैं ऐसा नहीं समझता कि मजदूर लोग इससे प्रेरित नहीं होंगे तथा इससे रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे। मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जब से कपड़ा नीति की घोषणा हुई है तब से कपड़ा उद्योग में उत्साह का वातावरण बन रहा है। यह उल्लेखनीय है कि 4 वर्ष पहले इस उद्योग में जो 10 करोड़ का घाटा था वह घटकर 9 करोड़ हो गया है। इससे यह साबित होता है कि इसकी क्षमता बड़ी है, इसकी कार्यकुशलता बड़ी है। उद्योग के अंदर पहले जो अपव्यय हो रहा था उस पर भी काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। मैं सरकार को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि जो 20 मिलें बंद पड़ी थीं उनमें से 4 मिलें चालू हो चुकी हैं और 16 मिलें शीघ्र ही रोग मुक्त होने की स्थिति में है। मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार इस दिशा में दिलचस्पी लेकर बड़ी संख्या में मिलें चालू करवाने का प्रयास करे। पेरा महोदय, नियोजन की दृष्टि से हमारा उद्योग आबादी को प्रभावित करता है और इस प्रकार से लोगों को इसका संबंध जुड़ा रहता है। इस उद्योग के अंदर आज 15 लाख लोग काम कर रहे हैं, जिनमें से 10 लाख लोग बड़े कारखानों में, 2 लाख लोग छोटे कारखानों में और 3 लाख लोग लघु उद्योग के क्षेत्र में लगे हुए हैं। इस बड़ी जनसंख्या को देखते हुए मैं यह अवश्य कहता हूँ कि भारत का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो इस उद्योग से न जुड़ा हो। इस उद्योग से देश को करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिसमें से 50 करोड़ रुपए हथकरघा क्षेत्र से, 90 करोड़ रुपए बड़ी कपड़ा मिलों से और 60 करोड़ रुपए विदेशों को भेजे जाने वाले सिले सिलाए वस्त्रों से प्राप्त होते हैं। लेकिन दुनिया के बाजार में भारत की होड़ कोरिया से है। कोरिया से भारत की प्रतियोगिता को देखते हुए भारत को नई तकनीक अपनाने की बहुत आवश्यकता है और इस दिशा में तुरंत प्रयास किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी ख्याति एवं प्रभाव को कायम करने के लिए भारत को अपनी मशीनों
को नवीनीकरण करना होगा, क्योंकि हमारी जो अब तक की मशीनें हैं वे पुरानी पड़ रही हैं। इसलिए इस उद्योग को सुरक्षित किए बिना आप प्रतियोगिता नहीं कर सकेंगे। पैरा अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि सदन के सामने जो बिल पेश किया गया है मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि जहां तक भ्रष्टाचार को कम करने का प्रश्न है, अभी तक कानून के द्वारा उसमें विशेष सफलता नहीं मिली है। इसलिए देश में आमतौर से यह मांग की जा रही है कि ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं जिनसे सब प्रकार के भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। मैं समझता हूं कि इसी भावना से प्रेरित होकर सदस्य महोदय ने इस बिल को सदन के सामने रखा है। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल कानून बना देने अथवा कानून में संशोधन कर देने से ही भ्रष्टाचार का अंत नहीं हो सकता है। हम जनता में प्रचार करके तथा अपने व्यवहार द्वारा इस काम को और भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज का जो ढांचा है उसमें परिवर्तन किया जाए। तब तक समाज का ढांचा नहीं बदलेगा, तब तक भ्रष्टाचार दूर नहीं किया जा सकता। इसमें संदेह नहीं कि यह तो एक बहुत बड़ी बात है जिसको करने में समय लग सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो आसानी से किया जा सकता है कि जो लोग शासन को चला रहे हैं वे ऐसे आदर्श कायम करें जिससे लोगों में यह भावना पैदा हो कि भ्रष्टाचार करने पर उतनी हानि उठानी पड़ेगी। हमारे समाज तथा हमारे प्रशासन में इस तरह की स्थिति अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है। मैं कोई खास मामला तो आपके सामने नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन आमतौर से भ्रष्टाचार के बारे में जनता में जो भावना है उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूं। पैरा महोदय, भ्रष्टाचार न केवल सरकारी कर्मचारियों में है बल्कि उनमें भी है जो निर्वाचित होकर आते हैं और जिनका कर्तव्य जनता की सेवा करना होता है। इस संबंध में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में केवल वही कार्य नहीं आते जो आर्थिक लाभ के लिए किए जाते हैं। मेरे विचार में इसमें वे कार्य भी शामिल हैं जो दूसरी तरह के लाभ उठाने के लिए किए जाते हैं। जो कार्य पक्षपातपूर्ण होते हैं वे भी भ्रष्टाचार की ही श्रेणी में आते हैं। भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। पैरा अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं 2-3 बातों के बारे में कहना चाहता हूं जो कि सदन में कही गई हैं और जिनका अभी तक हमें मंत्री जी से कोई उत्तर नहीं मिला है। जहां तक यातायात का सवाल है, वाहनों के द्वारा ही हमारी उन्नति हो सकती है और वाहनों के द्वारा ही हम प्रगति कर सकते हैं, लेकिन यह सरकार उसकी जितनी उपेक्षा कर रही है उतनी शायद दूसरे कामों की नहीं कर रही है। मैं पहले यह स्पष्ट कर दूं कि हमारा दृष्टिकोण प्रशंसा करने का नहीं होता, हमारा दृष्टिकोण आलोचना का होता है। जो गलतियां हैं उन्हें मैं बताने की कोशिश करूंगा, जो गुण हैं उन्हें दूसरी पार्टी के लोग बताएंगे। ऐसी प्रथा है। पैरा जहां तक यातायात का सवाल है, रेल के डिब्बों के संबंध में इस सदन में और बाहर भी बार बार इस योजना की मांग की गई है कि इस बारे में कुछ किया जाए, क्योंकि आपके पास जितने डिब्बे हैं उनकी भी सप्लाई आप बराबर नहीं
कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए सरकार को यह मालूम है कि अनाज 2 महीने मई और जून में आता है। इसी समय वह किसानों के पास से मंडियों में आता है, लेकिन उस समय जहाँ भी मंडी है वहाँ वैगन नहीं दिए जाते हैं। जब वर्षा शुरू हो जाती है तब वैगन दिए जाते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि किसानों को सुविधाएं दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनके अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। जब फसल आने पर वैगन नहीं मिलेंगे तो उसका परिणाम यह होगा कि बाज़ार में अनाज तो आएगा लेकिन खरीदने वाले नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होगा। एक तरफ तो भ्रष्टाचार के कारण बैंक वाले पैसा नहीं देते और दूसरी तरफ जब वैगन नहीं होंगे तो माल बाहर नहीं जाएगा और किसानों का अनाज नहीं बिक सकेगा। इससे उनका बहुत नुकसान होता है। विराम। पैरा। महोदय, आपके विभाग का यह हाल है कि एक जगह उसका एक भाग केंद्र सरकार के अधीन है तो दूसरा भाग राज्य सरकार के अधीन होता है। वहाँ पर आपका कानून अलग अलग होगा। वह सारे भागों में एक सा लागू होना चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि रेलवे में अलग अलग सुविधाएं हैं। उनका जब तक आप एकीकरण नहीं करते हैं तब तक आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। 2000 शब्द 120 शब्द प्रति मिनट की गति से।